हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन लास्ट टर्न पे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जो कि था हमारा टॉपिक 8.4। इसके अंदर बच्चों हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस किया था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद आते हैं कुछ आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, तब इसके क्वेश्चंस पे आए, क्योंकि जब तक आपने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो आप इसके क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बच्चों अगर आपको पिछली वीडियो याद है, मतलब आपने ठीक से अगर पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस टाइम, जैसे ये आपके सामने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पास में दिया हुआ है, अगर यहीं पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता और हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते तो कैसा ग्राफ होता है, उसका नेचर क्या होता है, ग्राफ का मतलब लाइन उसकी कैसी होती है। तो बच्चों इसकी एक स्ट्रेट लाइन जाती है, जैसे ये जा रही है, ज़ीरो से भी जा सकती है, ऊपर से भी जा सकती है, बिल्कुल इसी तरीके से कुछ बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं जाती है। तो यही आपका सॉल्यूशन है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन देन द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ लीनियर, एक लाइन बनेगी, दैट इज़ इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। And if it has a non-uniform motion then the nature has of distance time graph is a curved line। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। आप क्या कहेंगे उसके बारे में अगर एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको एक स्ट्रेट लाइन दे दी जाए एक्स एक्सिस के पैरेलल या टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो बच्चों इसको समझिए आप लोग, अगर ये आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये भी है, इसमें आपको स्ट्रेट लाइन वैसे ऊपर स्लोप के साथ में नहीं दी गई है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बोल रहे थे स्ट्रेट लाइन बढ़ती हुई रहेगी, बट यहाँ पे क्या है, पैरेलल है टाइम एक्सिस से लाइन। तो अगर हम मानते हैं यहाँ पे डिस्टेंस थी इसकी 5 किलोमीटर, सपोज़ करते हैं, देखिए काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5, हाँ 5 ही आ रही है। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर अगर इसने ट्रैवल किया है तो उसके बाद क्या ये 5 किलोमीटर से ऊपर बढ़ रही है इसकी डिस्टेंस? नहीं बढ़ रही है। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें हम तो भी 5 है, यहाँ पे आगे आके देखें तो भी 5 किलोमीटर पे ही है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इसकी बढ़ नहीं रही है, किसी भी व्हीकल की अगर डिस्टेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, तो उससे हमें क्या समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। तो बस यही चीज़ हमें बतानी है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ is a straight line parallel to the time axis indicates that with increasing time the distance of the object is not increasing, hence the object is at rest, that is not moving। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब बच्चों इस बार भी हमने स्ट्रेट लाइन ली है, पैरेलल ली है टाइम एक्सिस के, बट एक चीज़ डिफरेंट है, क्या कि यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ना लेके हमने वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ लिया है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वीटी ग्राफ या एसटी ग्राफ। तो अंतर क्या हुआ यहाँ पे, सपोज़ करते हैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, या इसकी स्पीड ले लेते हैं क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ इन्होंने बोला है, तो स्पीड टाइम ग्राफ बोला है, तो क्या कहते हैं, इसकी स्पीड ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड अगर हमने मान लिया, तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे हम मानते हैं तो यहाँ पे भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड होगी, और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में भी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड ही है। तो स्पीड बढ़ नहीं रही है, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है तो क्या रेस्ट में हो गया ये? नहीं बच्चों, आप अगर एक कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे तो रेस्ट पे तो नहीं होंगे ना, चलते तो फिर भी रहेंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, रेस्ट पे नहीं है। आप डिफरेंस समझिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन थी तो वहाँ पे हमने रेस्ट पे बोला, क्यों? क्योंकि उसकी डिस्टेंस नहीं बढ़ रही थी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे बोलेंगे, ना कि रेस्ट पे बोलेंगे, क्योंकि ये स्पीड टाइम का ग्राफ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन।
what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph। ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है, इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। अगर इसका एरिया कवर्ड हम पूछें तो क्या बताता है हमें, क्या क्वांटिटी बताता है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में काफ़ी बार बताया है कि ये आपका डिस्टेंस बताता है। तो यही चीज़ आपके लिखी है नीचे, द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, जो कि है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या हम इसको जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। तो बच्चों इसमें हम तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करने वाले हैं। आपकी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, याद रखिएगा बच्चों। इसको तीन न्यूटन्स के लॉज से कंफ्यूज मत करिएगा। न्यूटन्स के जो तीन लॉज हम लोगों ने पढ़े हैं वो अलग हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन अलग हैं। आपसे अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी जाए तो अभी जो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं वो लिखेंगे आप। लेकिन अगर आपसे न्यूटन्स सेकंड लॉ पूछा जाए तो वो होता है F=ma, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस को समझते हैं कैसे प्रूव होंगी। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। हमें एक बॉडी लेनी है जो इनिशियल वेलोसिटी कुछ u से मूव कर रही थी, कुछ इसकी वेलोसिटी थी। इसके बाद क्या हुआ, एक्सेलरेट एट यूनिफॉर्म रेट ए से एक्सेलरेट कर रही है वेलोसिटी ए से। अब ए से एक्सेलरेट करेगी बच्चों तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब भाई अभी मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी और उसके बाद कुछ एक्सेलरेट करेगी तो बच्चों वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना। तो लेट वी बी द फाइनल वेलोसिटी, और सपोज कर लेते हैं कुछ जब ये रुकी होगी आके फाइनल वेलोसिटी वी पे कुछ टाइम टी के बाद, ठीक है। तो उसने एस डिस्टेंस कवर करी और कुछ फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई, मान लेते हैं सपोज़ आप करिए 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, कुछ एक्सेलरेशन हुआ जिससे ये 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे पहुंच गई। टाइम कितना लिया इसने, सपोज़ कर लेते हैं 10 सेकेंड लिया। डिस्टेंस कितनी कवर करी, सपोज़ कर लेते हैं इसने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। तो ये सब चीज़ें सब एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं जस्ट आपको समझाने के लिए। हो सकता है न्यूमेरिकली ये आपके एग्जाम्पल मतलब वैल्यू फिट ना हो अगर आप कैलकुलेशन से निकालें, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इसने टाइम टी लिया, एक्सेलरेशन किया, डिस्टेंस एस कवर करी और फाइनल वेलोसिटी इसकी वी हो गई। ये हमने कुछ टर्म्स लिए हैं। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, ए इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल को हमने यहाँ पे क्या माना है v और इनिशियल को क्या माना है u। तो ये हो जाता है हमारे पास। यहाँ से बच्चों अगर हम t को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें हो जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू at, या हम उधर u को उधर भेज दें तो यहाँ से हम सिर्फ फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस at। बच्चों ये जो होती है ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोली जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ही ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल आते भी हैं एग्ज़ाम में, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब बच्चों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। आप कहेंगे सर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन भी पढ़े थे, तो बिल्कुल सही है वो भी होगा यहाँ, लेकिन मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बताए थे जब ये टॉपिक पढ़ाया था एवरेज वेलोसिटी। तो उसमें से ये वाला फॉर्मूला हम, क्योंकि हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला उठा रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब डिस्टेंस ट्रेवल हमें पता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन होता है, या आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम दोनों को रिप्रेजेंट एस से ही करने वाले हैं, तो चाहे इसको डिस्टेंस बोलिए या डिस्प्लेसमेंट बोलिए, फ़िलहाल अभी प्रूफ के लिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, यही तो होता है। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वही चीज़ हो गई आपकी। टाइम को हमने उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। अब एवरेज वेलोसिटी हम ऊपर निकाल चुके हैं जो कि थी हमारी u प्लस वी अपॉन टी, उसकी वैल्यू पुट कर दी। टाइम को तो हम t से रिप्रेजेंट करते ही हैं, उसको भी पुट कर दिया। अब यहाँ पे बच्चों हम v पहले ही फाइनल वेलोसिटी निकाल चुके हैं,
क्योंकि हमें इस इक्वेशन से v को हटाना था। इस इक्वेशन से जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई है ना, इसमें से हमें v नहीं रखना है, और v ऑलरेडी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में निकाल चुके हैं। क्या निकाला था? u प्लस ए टी, तो वही हम v को रख देंगे। पहले तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सब्सटीट्यूटिंग फॉर v इन इक्वेशन 1, v में v की वैल्यू रख दिया तो हो गया u प्लस ए टी हो गया v की जगह पे, दिख रहा है आपको। तो उसके बाद अब u प्लस यू क्या हो जाएगा? 2u हो जाएगा, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम, इस t को जो होगा ब्रैकेट के अंदर भेज देंगे, और t जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो u से भी मल्टीप्लाई होगा और t से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 2 जो है वो दोनों को अलग अलग भेज देंगे, मतलब 2ut अपॉन 2 ए टी स्क्वायर अपॉन 2, दोनों के नीचे अलग अलग 2 कर दिया। मतलब अभी तो एलसीएम था, मतलब टोटल के नीचे 2 था, जब हम प्लस मेन में लिखते हैं तो दोनों के नीचे अलग अलग 2 भेज देते हैं। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ut, और राइट साइड बचेगा ए टी स्क्वायर अपॉन 2। बस बच्चों इतना ही था, आपका आ जाता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप कहेंगे सर हम इतना लंबा याद कैसे रखेंगे ये इक्वेशन? बच्चों आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो है ये आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो कि आपको ऑलरेडी लर्न था, यहाँ से आप एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे। दूसरा, आपने कुछ भी नहीं किया, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी अपॉन इनटू टाइम, ये भी आपको याद था बच्चों। इसमें आपने जो ऊपर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया था उसकी वैल्यू रख दी है, और फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट कर दिया है, और फिर सिंप्लीफाई करके s की वैल्यू निकाल दी है। बच्चों इसमें हम निकालते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी है जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो हम इजीली निकाल सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू। याद रखिएगा इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इसमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, इसमें हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत थी और फाइनल वेलोसिटी की भी ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं आया था, और इसमें हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आया है, तो हमारी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हट गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। तो ये अलग अलग इक्वेशंस इसलिए होती हैं बच्चों की, क्वेश्चन में अलग अलग डेटा दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि किस डेटा में हम कौन सी इक्वेशन फिट कर सकते हैं, और उससे हम आंसर निकालते हैं। बच्चों अब बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो इसमें है, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से हम यूज़ करने वाले हैं, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। आप कहेंगे सर ये तो नहीं पड़ी थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पड़ा था, तो u को इधर लिए गए, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी हो गया। अब हमने एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला अभी पढ़ा है, u प्लस वी अपॉन 2, यही तो पढ़ा था। ये देखिए फाइनल प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, यही पढ़ा था अभी भी, और वही दोनों चीज़ें हम फिर से यूज़ कर रहे हैं। यही दोनों चीज़ें हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी यूज़ करी थी, यही दोनों चीज़ें फिर से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, u प्लस वी इक्वल्स टू 2av, 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2av मतलब एवरेज वेलोसिटी हो गई आपकी। अब v या u प्लस वी लिखिए चाहे v प्लस वी लिखिए, बात एक ही है। इन्होंने 2 बार उसको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया, आपको 2 बार नहीं लिखना है, आप एक ही बार लिख लीजिएगा, v प्लस यू इक्वल्स टू 2av v तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो आपके सामने है, ऊपर है। अब हम वो पुट कर सकते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पे इन्होंने एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू ना पुट करके दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करा दिया है, 1 और 2 को। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये मिला था, और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से ये मिला था। तो दोनों से हमने क्या किया, एक जगह v माइनस यू इक्वल्स टू 80 था, यहाँ पे था v प्लस यू इक्वल्स टू 2av। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो जितना जितने टर्म लिखे हैं सब के सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास निकल के आ जाएगा 2as। आप कहेंगे सर as कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो टाइम इनटू एवरेज वेलोसिटी था, तो टाइम इनटू एवरेज वेलोसिटी बेटा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। यही तो पढ़ा है हमने, डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, अभी तो पढ़ा था हमने, डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो s इक्वल्स टू वी ए वी इंटू टी, यहाँ पर भी तो वही लिखा था, वहाँ पर भी यही लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पर हो गया
एस। तो ये आ गया हमारा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप कहेंगे सर फाइनल वेलोसिटी तो हम यहाँ पे भी निकाल रहे हो, हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी फाइनल वेलोसिटी निकाली थी, देखिए यहाँ पे भी वही था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों डिफरेंस देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है ना कि टाइम, और इसमें क्या था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था, यहाँ पे आपका टाइम था ना कि डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम लोगों को क्लियर हो गया है जो भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। ठीक है बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बच्चों एक बार हम लोग क्या करते हैं, तीनों इक्वेशंस डिस्कस कर लेते हैं फिर से जो हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं। क्या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, ये तीनों एक जगह लिख लीजिएगा कहीं। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाती है आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों इक्वेशन आपकी बहुत काम आने वाली हैं, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो, हमेशा, या बीटेक कर रहे हो या कहीं कुछ भी कर रहे हो, आपके हमेशा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन काम आने वाली हैं। बच्चों नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, ग्राफिकल मेथड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, तो बच्चों इसको मिस मत करिएगा। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट इस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो को। बाकी अगर इस वीडियो में कुछ भी चीज़ कहीं पे कोई स्टेप नहीं क्लियर है प्रूव में कहीं भी, तो आप मुझसे कमेंट करिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है बच्चों, फ़िलहाल के लिए मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।